Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the channel of BioKids. We are going to start the chapter first of Federal Part 2 Biology, or you may also call this chapter 14 according to serial number. बेटा हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 14 जो कि है रेस्पायरेशन के हवाले से। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ पढ़नी है या पहले लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, जैसे हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो रेस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि ब्रीदिंग या वेंटिलेशन के हवाले से डिस्कशन होगी। इस चैप्टर के अंदर आपने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि जो डिफरेंट टाइप की रेस्पायरेशन है वो किस तरह से कंडक्ट होती है, कौन से ऐसे रेस्पायरेटरी सर्फेसेस हैं जिनके थ्रू रेस्पायरेशन आसानी से हो सकती है, या किसी रेस्पायरेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ठीक है। या अगर हम लंग्स की बात करते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो किस मैकेनिज़्म के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किस तरह से होती है हमारी बॉडी के अंदर, या अगर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पर एयर के थ्रू हम रेस्पायरेशन करते हैं या नोज़ को यूटिलाइज़ करते हैं तो वो क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या क्यों हमें एडवांटेजियस जो है करार दिया जाता है। इसके साथ ही हमने ये चीज़ भी डिस्कस करनी है कि डिफरेंट टाइप के जो डिज़ीज़ होते हैं या जो डिसऑर्डर्स हैं, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी एट द एंड ऑफ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, और साथ में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन हम करेंगे लंग्स कैंसर के हवाले से। सो दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर बेटा जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होती क्या चीज़ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन वो किस किस्म का होता है, और इसमें हमने एक पार्ट इसका डिस्कस करना है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। बिकॉज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि एब्डोमिन के अपर पार्ट में होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में होगा, उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि एब्डोमिन में थोड़ा सा इसके नीचे की तरफ होगा, उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, ठीक है। सो इसकी डिटेल्स हम देखते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको बताई गई है, प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन जो है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स के एयर कहाँ से आ रही है या ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स के ऑक्सीजन कहाँ से आती है। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं। पहली है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट सेलुलर लेवल, ठीक है, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, दैट्स वाई हम इसको कैटाबॉलिक यानी ब्रेकडाउन प्रोसेस कहते हैं। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का भी नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चैप्टर जो फोटोसिंथेसिस का पढ़ा था, चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में, वहाँ आपने रेस्पिरेशन पढ़ी थी, और वहाँ पर आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी थी, जहाँ आपने कहा था कि पायरुवेट की जब ऑक्सीडेशन होगी, सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट बन जाएगा। तो वो जो रेस्पिरेशन थी वो क्योंकि सेलुलर लेवल पर हो रही थी, वो एक सेल के अंदर हो रही थी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही थी, तो उसको आपने नाम क्या दिया था, सेलुलर रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन भी यही कहेंगे कि जब ऐसी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है जो आपकी ब्लड के अंदर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कोई भी सेल यूटिलाइज करेगा और वो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करा के क्रैब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेगा, एनर्जी भी वहाँ से आती है, एटीपी लार्ज क्वांटिटी में आती है, ठीक है, और साथ ही साथ वो जो भी एक्टिविटी करना चाहता है वो भी कर लेगा। तो इस तरह की जो रेस्पिरेशन है इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि इंटरनल वर्ड इस वजह से यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन विद इन द बॉडी ही मौजूद है जो कि यूटिलाइज हो रही है, ओके। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल। इट इन्वॉल्व्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि जब इन्वायरमेंट और जो हमारे अपनी बॉडी है यानी लंग्स है उसके दरमियान में जो गैशियस एक्सचेंज होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बाहर की इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी का पार्ट बन रहा है, सो दैट्स नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
इसको आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी सिंपली कहते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म खुद रेस्पायरेशन कर रहा है, उसके लंग्स रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो इसको आप नाम देते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन का, और सादा अल्फाज में आप इसको ब्रीदिंग या वेंटिलेशन का भी नाम देते हैं। अब ये इसके दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट्स के दरमियान, इंटरनल रेस्पायरेशन और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो बेटा यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, आपने इनको ऐसे ही प्रिपेयर करना होगा, लाइन लगा के इसको अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम ये चीज़ देखते हैं, बोथ ऑफ द प्रोसेसेस आर इंटरलिंक्ड। अब दोनों प्रोसेस इंटरलिंक्ड है क्योंकि जो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर, वो इनहेल होती है इन्वायरमेंट से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेलुलर रेस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो गई थी, वो बाहर की तरफ एक्सहेल की जाती है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि इंटरलिंक्ड कैसे हैं। बेटा दोनों जो टाइप है रेस्पायरेशन की वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। सबसे पहले होती है एक्सटर्नल या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। जब आप इनहेल करते हैं एयर को, तो एयर बाहर यानी जो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से आपकी लंग्स के अंदर चली जाती है, तो आपने एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कर ली, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन जब ब्रीदिंग की है। लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, जो आपकी एल्वियोलाई है वहाँ पर जो ब्लड मौजूद होगा, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है वो सारी की सारी ऑक्सीजन एल्वियोलाई के ब्लड में चली जाएगी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो सारी बाहर रिमूव हो जाएगी। इसको आप क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग है, ठीक हो गया। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आपके लंग्स से निकल के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, हार्ट में जाता है, मसल्स में जाता है, लेट्स से कि ये मसल्स में जा रहा है। अब मसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, वहाँ पर आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये उस सेल के अंदर यानी मायोसाइट मसल सेल के अंदर जाएगा, तो वो सेल पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कराएगा, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाएगा, जिससे लार्ज क्वांटिटी में एटीपी रिलीज़ होगी। अब एनर्जी भी रिलीज़ हो गई, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो गया, और ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर से ही ली गई है, यानी इंटरनल सोर्स से ही ली गई है। तो इसको हम नाम क्या दे रहे थे, इंटरनल रेस्पायरेशन का। पहले एक्सटर्नल रेस्पायरेशन हुई जिसके रिजल्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सेल तक गया, सेल ने उसको यूटिलाइज़ किया ऑक्सीजन को, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन की, क्रैब साइकिल एटीपी कराई, क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कराई, वहाँ से एटीपी बनाई, तो उसमें अल्टीमेटली क्या चीज़ हो गई कि उसने इंटरनल रेस्पायरेशन को यूटिलाइज़ करते हुए अपना जो काम था वो कर लिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस लंग्स की तरफ आ जाएगी और बॉडी से बाहर एक्सहेल हो जाएगी। इस तरह से दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इस बात का क्या मतलब था। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस। देखिए रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस होता क्या है। द एरिया वेयर गैशियस एक्सचेंज विद इन द एनवायरनमेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस, वो एरिया जहाँ पर बेसिकली गैशियस एक्सचेंज हो रही है उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की। लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है वो साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज होती है, क्योंकि एल्वियोलाई के अक्रॉस ही गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। ये एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा दी थी। फिर हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस में जो है ना होती तो डिफ्यूजन के थ्रू ही है, यानी हाई से लो कंसनट्रेशन में गैसेस मूव करती हैं, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि पॉइंट्स हैं। इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू इट। अब इसको मॉइस्चराइज होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, यानी मॉइस्चराइज होगा तो एयर या गैसेस ईजिली पास हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 2, इट मस्ट बी थिन बिकॉज डिफ्यूजन ओनली टेक्स प्लेस ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस। अब इसको थिन होना चाहिए ताकि आसानी से गैसेस जो है ना उसमें से पास आउट हो जाए। इट शुड पोजेस लार्ज सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो। ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन अब बॉडी के अंदर गई है वो फ़ौरन से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाए, हीमोग्लोबिन इसको पिक कर ले और आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है। शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म फॉर स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अब एक अच्छा वेंटिलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन हो सके। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कोई से भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है उसको हम नाम क्या देते हैं, ग्रेडियंट का। अब स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि एक तरफ कंसंट्रेशन बहुत लो होनी चाहिए और एक तरफ कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, ताकि आसानी से जो गैसेज हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकें, और एक स्टीप यानी हमवार एक कॉन्टिन्यूस डिफ्यूजन का प्रोसेस होता रहे, ठीक है। यही चीज़ होती है जब आप इनहेल करते हैं एयर को, तो एयर जो होती है वो आपकी लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई, ठीक है, वहाँ से जो क्या होती है डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। अब होता क्या है कि आपके लंग्स का जो पहले से मौजूद ब्लड था, जो पहले मौजूद था ब्रीदिंग से पहले, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा।
आपने जो एयर इनहेल की उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन आसानी से आपके लंग्स के अंदर एल्वेलाई के जो ब्लड है उसमें डिफ्यूज़ हो जाती है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो वो वहाँ से एयर के अंदर चली जाती है। तो जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन आपके ब्लड का पार्ट बनी है, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी में ब्लड वाली कार्बन डाइऑक्साइड एयर की तरफ चली जाती है, और इस तरह से एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन होता है और रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक हो गया। ये बेटा आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, या कोई सी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं। प्रॉपर्टीज़ वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ये हमारा मेन टॉपिक था, लेकिन हम पहले एक ओवरव्यू कर रहे थे ताकि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा स्केच बन जाए माइंड में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या है। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन है बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन फ्लूइड एंड आउटर इन्वायरमेंट। यानी आपका जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड और आउटर इन्वायरमेंट, जो इनके दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बेटा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जो आपके अपर एब्डोमेन रीजन के अंदर मौजूद है, जिसमें नोज़ आता है, जिसमें फेरिंग्स आती है, यानी आपके गले वाले हिस्से तक, इसको हम अपर कह रहे हैं। ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फिर आपकी लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, नीचे ट्रैकिया, फिर लंग्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। आज हमने जो डिस्कस करना है लेक्चर 1 में, दैट इज़ ओनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये चीज़ आपको पहले दिखाना ज़रूरी था ताकि आपको समझ आए कि आगे हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेटा आप देख सकते हैं यहाँ से, इसमें आपकी नेज़ल कैविटी आती है, ठीक है, फेरिंग्स और थ्रोट का रीजन आता है। यानी यहाँ तक का जो पार्ट है ये किस में आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। बाकी सारे का सारा लोअर में आता है, यानी यहाँ पे लेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, लंग्स हो गया। तो ये जो सारे का सारा पार्ट है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अब हमने जो बात करनी है, हमने नोज़ के हवाले से बात करनी है, हमने फेरिंग्स के हवाले से बात करनी है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमने सिर्फ इस पोर्शन के हवाले से बात करनी है। आपके चेहरे के अंदर जब आप एयर इनहेल कर रहे होते हैं तो आपकी ये जो बोन्स हैं जिनसे हवा गुजर के आपके लंग्स में जाती है, ये कैसे काम करती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेज़ल कैविटी होती है और फेरिंग्स मौजूद होती है। अब नॉस्ट्रल क्या है, देखें आपका जो एक्सटर्नल नोज़ है, सिर्फ आपका नोज़ ही बाहर की तरफ विजिबल होता है, सिर्फ नाक ही नज़र आ रहा होता है। आपका नोज़ जो है उसमें बोन्स भी होती हैं, कार्टिलेज भी होती है और फैटी टिश्यू भी होते हैं, यानी इसका कम्बिनेशन है। अगर आप अपने नोज़ को देखें तो सेंटर में अगर आप टच करें तो एक हड्डी होती है सख्त सी, लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो स्किन बहुत ही सॉफ्ट और नरम सी होती है। वो कार्टिलेज और जो है ना फैटी टिश्यू मिक्सचर बनी होती है उसका। ठीक है। और एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो इसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं, यानी बाहर जो नोज़ की दो ओपनिंग्स नज़र आ रही होती हैं आपको, वो ओपनिंग्स जिससे हवा अंदर जाती है वो नॉस्ट्रल होती है। ठीक हो गया। और ऊपर जो पूरी की पूरी एक हॉलो कैनाल है, जो आपके नाक की लंबी सी एक कैनाल नज़र आती है दोनों तरफ, उसको आप नेज़ल कैविटी कहते हैं। दरमियान में नेज़ल बोन मौजूद होती है, यानी दरमियान में नाक की हड्डी है, लेफ़्ट साइड पे भी नेज़ल कैविटी है, राइट साइड पे भी नेज़ल कैविटी है, और जो ओपनिंग जिससे हवा अंदर जा रही है, जिससे एयर अंदर जा रही है, दैट इज़ नोन एज नॉस्ट्रल। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि दो नेज़ल कैविटीज़ हैं दैट आर पार्टीशनड बाय नेज़ल सेप्टम या नेज़ल बोन। अभी बात हुई है। एंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी नियर द नॉस्ट्रल आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल एंड कंटेन हेयर। अब आपकी नाक का, आपकी नोज़ का बेटा वो वाला पार्ट जो बिल्कुल चोंच की तरफ आता है, जो बिल्कुल टिप की तरफ आता है, और इस टिप में अगर आप थोड़ा सा अंदर से अगर आप अपने नोज़ को फील करें तो आपको एक छोटी सी डिप्रेशन, एक ग्रूव सी नज़र आती है। लाइक अगर मैं ड्रॉ करती हूँ कि ये एक पर्सन का नोज़ है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से मौजूद होता है। अब इस नोज़ में ये वाली जो जगह होती है ना, ये वाली जगह, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं कि ये है वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में एक छोटी सी डिप्रेशन होती है और यहीं पर काफ़ी क्वांटिटी में हेयर का कम्बिनेशन होता है, यानी आपकी नाक के अंदर जो बाल मौजूद होते हैं उसकी कलेक्शन कहाँ पे है कि ये एक पार्ट है, नोज़ है, ठीक है। लेट्स से कि हमने इसको क्या दिया कि ये नोज़ है, नोज़ की ओपनिंग है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो अंदर की तरफ एक छोटी सी ऊपर की तरफ डिप्रेशन बनती है, जो एग्जैक्टली सादा अल्फाज में कहें तो आपके नाक की जो चोंच वाला हिस्सा बनता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, वेस्टिब्यूल का। और वेस्टिब्यूल में होते क्या हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं हेयर। दोनों जो नॉस्ट्रल और नेज़ल कैविटी हैं जी, इनके अंदर सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। नोज़ हेयर, म्यूकस और सिलिया ये डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करते हैं और हार्मफुल पैथोजेंस और इंटरनल जो पार्टिकुलेट मैटर होता है एयर का, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्हेलेशन के अंदर।
म्यूकस और सिलिया एयर को फिल्टर करते हैं और किसी भी किस्म का फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं जा पाता। म्यूकस का काम ये होता है कि एयर को मॉइस्चराइज भी कर देती है। सिलिया वहाँ पर मौजूद ट्रैप सब्सटेंसेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना, जब ये ब्लड कैपिलरीज इससे गुजरती हैं तो एयर को ना ये वार्म कर देती है म्यूकस मेम्ब्रेन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। इस बात का मतलब ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि नॉर्मली गर्मियों में एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। अब इतनी ज़्यादा ड्राई एयर और इतनी ज़्यादा गर्म हवा जब आपके लंग्स में जाएगी ना बेटा, लंग्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो चीज़ डैमेज हो जाएगी, आपके लंग्स ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने, कुदरत ने आपके अंदर एक इतना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म रखा है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो सिलिया मौजूद है, जैसे ही एयर इनमें से गुजरेगी, एक तो उसको बिल्कुल फ़िल्टर कर देंगे, एयर उसको बिल्कुल फ़िल्टर कर देंगे ताकि हवा जो अंदर जा रही है वो हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म से फ्री होनी चाहिए, किसी डस्ट पार्टिकल से फ्री होनी चाहिए। फिर जब अंदर जाएगी तो प्रॉपर टेम्परेचर में, प्रॉपर मॉइस्चराइज्ड और ह्यूमिफाइड होके अंदर की तरफ जाएगी ताकि आपके लंग्स डैमेज ना हो। ठीक हो गया। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो हवा ठंडी यख होगी जो अंदर जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है आपको नमूनिया हो सकता है। या हम कहते हैं कि जैसे वो अक्सर ज़बान में छोटे बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को ठंड लग गई है। वो क्यों होता है? क्योंकि ठंडी यख हवा जब अंदर जाती है तो उनके जो लंग्स होते हैं उनमें वो एयर जो है ना उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है, जिससे बच्चों को फ्लू, नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या होता है कि वो जब ठंडी हवा आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर अंदर की तरफ जाती है तो यही जो म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलिया होते हैं उस चीज़ को मॉइस्चराइज भी करते हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि हवा ठंडी थी ना, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे, ताकि जब लंग्स के अंदर एयर जाए तो एयर मॉइस्चराइज भी होनी चाहिए, एयर वार्म भी होनी चाहिए, ताकि आपको ठंड वगैरह ना लगे या फ्लू, नज़ला ज़ुकाम ना हो। ठीक है, तो ये एक एवरेज आपको बात की जा रही है कि इस तरह से ये मैकेनिज़्म काम करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ नोज़ एंड नेज़ल कैविटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो ये वाला आप इसमें ज़रूर ऐड करेंगे, ये वाला सारा डाटा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या चीज़ है, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया है। ठीक है, ये आपकी क्या चीज़ होती है जिसको हम कह रहे हैं कि ये नेज़ल कैविटी है, हवा इसमें से अंदर की तरफ जा रही होती है। ये जगह नॉस्ट्रल होती है और इसी के बिल्कुल एंटीरियर एंड पे वेस्टिब्यूल होती है। ये सारी की सारी आपकी नेज़ल कैविटी का पोर्शन होता है और ये वाली जगह होती है सारी फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स अब कौन सी जगह है, इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ। फेरिंग्स बेटा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी नेज़ल जो ओपनिंग है और जो ओरल ओपनिंग है ना वो एंड हो रही होती है। यानी जहाँ पे आप कहते हैं कि नोज़ की जो एयर है वो ख़त्म होती है, यानी नाक आपका जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है नेज़ल कैविटी, और जो ओरल कैविटी है वो भी ख़त्म हो रही होती है, उसको हम नाम देते हैं फेरिंग्स का। अगर आप लंबी सांस लें और फ़ौरन आपका गला खुश्क हो जाता है ना, तो जो जगह सबसे पहले खुश्क हुई है उसी को हम फेरिंग्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग होती है फूड के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी। यहाँ से हवा भी गुजरती है, यहाँ से आपका खाना पीना भी गुजरता है, लेकिन ना तो इसका कोई रेस्पिरेशन में रोल है, ना तो इसका कोई डाइजेशन के अंदर रोल है। ये चीज़ आपने क्लियर रखनी। इट जस्ट एक्ट एज अ पैसेज वे, ये सिर्फ एक रास्ते के तौर पे काम करती है कि चीज़ ने वहाँ से गुजर के आगे चले जाना है। अब हम आ जाते हैं ज़रा स्लाइड के ऊपर। तो फेरिंग्स बेसिकली कोन शेप्ड पैसेज वे है लीडिंग फ्रॉम ओरल एंड नेजल कैविटी टू द इसोफेगस एंड लेरिंग्स। अब पैसेज वे, ठीक है, पैसेज वे का काम ये है कि उसने गुजरगाह के तौर पे काम करना है, चीज़ वहाँ से गुजरेगी, उसको कोई फंक्शन नहीं है वहाँ पे। फेरिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन की फेरिंग्स 3 पार्ट में होती है। नेज़ो फेरिंग्स, यानी जहाँ पर आपकी नेज़ल कैविटी एंड होगी तो फेरिंग्स वाला वो वाला पार्ट होगा नेज़ो फेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, यहाँ पर आपकी ओरल कैविटी एंड होगी, उसको हम नाम क्या देते हैं, ओरोफेरिंग्स का। ओरोफेरिंग्स कौन सी जगह है, तालू वाली जगह, जहाँ पर वो सामने आपको वो एक लटकी हुई चीज़ भी एक नज़र आ रही होती है मुंह के अंदर, वो ओरोफेरिंग्स होती है। लेरिंजोफेरिंग्स, अब लेरिंजोफेरिंग्स जो होती है ना, ये ऐसी जगह है जहाँ जो लेरिंग से थोड़ा सा ऊपर है, आपकी वॉइस बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर होती है। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यानी ये वाली जो नेज़ोफेरिंग्स है ना, ये वो जगह है जहाँ पर आप जब बहुत लंबी सांस ले लेते हैं यकदम, या भाग के आते हैं तो आपको जो गला खुश्क होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेज़ोफेरिंग्स है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है उस हवा की वजह से। फिर ये है ओरोफेरिंग्स, यानी यहाँ से जो आपको तालू नज़र आ रहा होता है एंड पर जो हैंगिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, ये होती है जगह ओरोफेरिंग्स। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि लेरिंग्स है,
तो लेरिंग से थोड़ा सा ऊपर जो एक कैनाल आ रही होती है, जो कैविटी आ रही होती है फेरिंग्स की, उसको हम नाम क्या देते हैं, लेरेंजोफेरिंग्स का। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फेरिंग्स एंड लिस्ट इट्स वेरियस पार्ट्स एंड लोकेशन। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। आई होप कि आपके लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी भी समझ आई होगी। बेटा ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड रेस्पिरेशन, कंपेयर इट्स टाइप, कंपैरिजन है, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस और लिस्ट प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद हाउ नेजल कैविटी प्ले रोल इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और डिटेल अकाउंट है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे डिटेल नोट है और आपने डायग्राम बनानी है। तो बेटा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो डिटेल नोट है आप वो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल हेडिंग वाइज नोज़ के बाद सारे पॉइंट्स लिखेंगे और साथ ही साथ ये फेरिंग्स के हवाले से लिखेंगे। जैसे फेरिंग स्टार्ट करेंगे तो फेरिंग्स की डेफिनेशन के बाद जो है ना बेटा आपने पहले ये वाली डायग्राम बना लेनी है, फेरिंग्स की डेफिनेशन। और ये वाली डायग्राम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें सारा फेरिंग्स भी आ रहा है, इसमें जो है ना नोज़ के पार्ट भी आ रहे हैं। तो आपने सिर्फ इसी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सिर्फ यही डायग्राम। पहले आप फेरिंग्स का लिख लेंगे, एसोफेगस एंड लेरिंग्स तक, और फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। फिर आपने ये लिखना है फेरिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीनों पार्ट्स इसके बता देने हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।